एक दिन एक सनकी आदमी म्यूजिक सुनते हुए कहीं जा रहा था। आगे एक सुनसान सड़क पर उसे एक लड़की दिखाई दी जिसकी गाड़ी का टायर पंचर था। लड़की पहले ही टो ट्रक को कॉल कर चुकी थी और अपने पति को भी सारी बात बता दी थी। यह अनजान आदमी उस लड़की के पास जाता है और मदद का दिखावा करता है ताकि लड़की कार से बाहर आ जाए। लेकिन जब वो बाहर नहीं आती तो अचानक कार का शीशा तोड़कर उस पर झपट पड़ता है। लड़की का नाम है जू योन। वो जोर से चीखती है, लेकिन इस वीरान जगह पर उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। वो आदमी उसे जबरदस्ती घायल कर अपने ठिकाने पर ले गया। कुछ देर बाद जब जू योन को होश आया तो उसने खुद को एक बड़े पॉलिथीन जैसे बैग के अंदर फंसा हुआ पाया। वो अनजान आदमी वहीं मौजूद था। जू योन उससे विनती करती है, मुझे मत नुकसान पहुंचाओ, मैं प्रेग्नेंट हूं। लेकिन वो बेरहम उस पर जरा भी तरस नहीं खाता। अगले ही पल जू योन के साथ कुछ बेहद भयानक होता है, जिसके चलते उसकी अंगूठी वहीं गिर जाती है। वो अनजान आदमी उस पर उतना ध्यान नहीं दिया और काम खत्म करने के बाद उस जगह को अच्छे से क्लीन किया। अंगूठी उसके सामने थी, फिर भी नहीं दिखी और पानी के बहाव से ग्रिल के अंदर चली गई। शायद उसके पापों का घड़ा अब भर चुका है। अगले दिन एक लड़के को एक पॉलिथीन के अंदर कान का टुकड़ा मिला। पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। पुलिस वाले उस एरिया को छान मारे। जू योन के पिता और पति की चिंता बढ़ गई। डर था कि अगर वो कान का टुकड़ा जू योन का हुआ तो उन पर क्या बीतेगी। तभी एक सिपाही को पानी के अंदर कुछ मिला। डंडे से सीधा करके देखा तो उनकी हालत खराब हो गई। वही हुआ जिसका डर था, वो जू योन का सर था। पुलिस डिटेक्टिव की बेटी के साथ ऐसा करना ये साफ दिखाता है कि उस दरिंदे को पुलिस प्रशासन या किसी भी कानून का कोई खौफ नहीं। उस दिन किम पूरी तरह टूट गया। उसके परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। जू योन को आखिरी अलविदा करते वक्त वो रोते हुए खुद से कहता है, जू योन, जब तुम्हें मेरी जरूरत होती मैं तुम्हारे साथ नहीं होता था, मुझे माफ कर देना। साथ ही वो कसम लेता है कि जू योन को मारने वाले को पाताल से भी ढूंढ निकालेगा। किम दक्षिण कोरियाई राष्ट्रीय खुफिया सेवा का एक एजेंट है। इस दुख से उबरने के लिए उसका चीफ उसे 2 महीने की छुट्टी लेने की सलाह देता है। किम कहता है कि मुझे सिर्फ 15 दिन चाहिए, उसके बाद मैं आपसे फिर मिलूंगा। जाने से पहले वो अपने साथ एक ऐसा कैप्सूल ले जाता है जिसमें जीपीएस और माइक्रोफोन दोनों लगे थे। इससे वो टारगेट की लोकेशन और उसकी बातचीत मॉनिटर कर सकता था। इसके बाद वो जू योन के पिता से मिला। वो पिछले 30 साल से पुलिस डिटेक्टिव थे। उनकी जानकारी के मुताबिक पुलिस को 4 लोगों पर सबसे ज्यादा शक था। ऐसे अपराधी जिन्होंने पहले भी इसी तरह के अपराध किए थे, लेकिन उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला, इसलिए बचे हुए थे। जू योन उन 4 की पूरी कुंडली निकालकर पुलिस से पहले ही शख्स के घर पहुंच गया और उसकी पिटाई कर दी। पूछताछ के दौरान उस आदमी ने अब तक किए सारे अपराध कबूल कर लिए। अगली सुबह वो आदमी पुलिस को नाजुक हालत में मिला और वही बयान पुलिस को भी दे दिया। पुलिस हैरान रह गई कि आखिर कोई अपराधी अपने गुनाह खुद क्यों कबूल करेगा। जब उन्होंने उससे पूछा कि उसे किसने मारा तो वो अंदर से इतना डर चुका था कि उस आदमी का हुलिया तक नहीं बताया, बल्कि उल्टा उसने ये भी कबूल कर लिया कि 2 महीने पहले बैंगहो क्रीक में जो लड़की की लाश मिली थी उसे उसी ने मारा था, और कुछ साल पहले शिनचुन से जो लड़की गायब हुई थी उसे भी उसी ने गायब किया था। दूसरी तरफ किम दूसरे अपराधी के पीछे पड़ चुका था। उसका भी वही हाल किया जो पहले वाले का किया था, लेकिन दोनों ही जू योन के कातिल नहीं थे। हार थक कर वो सोने गया, पर दिल नहीं माना। वो तीसरे अपराधी की तस्वीर लेकर कुछ सोचने लगा। उसे नहीं पता था कि यही वही अपराधी है जिसने जू योन को मारा था। काफी रात हो चुकी थी। एक सुनसान जगह पर एक लड़की बस का इंतजार कर रही थी। तभी एक स्कूल बस उसके सामने आकर रुकी। बस का ड्राइवर लड़की से पूछता है कि बसें चलना बंद हो चुकी हैं, इतनी देर रात आप यहाँ क्या कर रही है, आपको कहाँ जाना है। लड़की कहती है कि उसे सोंगमिन अपार्टमेंट जाना है। ड्राइवर कहता है कि वो उसके रास्ते में ही पड़ेगा, आइए मैं छोड़ देता हूँ। लड़की को उसके साथ जाने में डर लग रहा था, लेकिन बस वाले के काफी समझाने बुझाने के बाद वो उसके साथ बैठ गई, और यही उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित हुई। एक सुनसान जगह बस रोककर ड्राइवर ने उस पर लोहे के पाइप से हमला कर दिया। फिर उसका भी वही हाल किया जैसा जू योन के साथ किया था। मस्त नहाया, धोया और गिटार बजाने बैठ गया। उसने कुछ गलत किया है ऐसा भाव रत्ती भर भी उसके चेहरे पर नहीं दिखता था। बंदे को म्यूजिक से बड़ा लगाव था। अगले दिन किम तीसरे अपराधी की तलाश करते हुए उसके घर पहुंचा, एक इंश्योरेंस एजेंट बनकर। उसने घर की एक महिला को बताया कि क्युंग चुल ने कुछ साल पहले फैमिली इंश्योरेंस पॉलिसीज ली थीं, जिनका पैसा मिलने वाला है। महिला ने उसकी फोटो देखकर पुष्टि की कि वही क्युंग चुल है, उसका बेटा। लेकिन वे हैरान थीं कि जो बेटा अपने माँ बाप और अपने बेटे को सालों पहले छोड़ गया, वो फैमिली इंश्योरेंस पॉलिसीज क्यों लेगा। खैर, किम ने क्युंग चुल के बेटे से उसका पता लिया और उसके ठिकाने पर पहुंच गया।
वहां उसे एक लॉकर मिला, जिसे तोड़ने के बाद सारी सच्चाई सामने आ गई। उसके अंदर लड़कियों के काफी सारे सामान थे। इससे पहले कि वो जू यौन की कोई निशानी ढूंढता, उसे दरवाजे के चरमराने की आवाज सुनाई पड़ी। वो दबे पांव उधर गया तो सामने का नजारा देख दंग रह गया। वहीं उसे अपनी पत्नी जू यौन की वेडिंग रिंग मिली, जिसे देखकर उसकी आंखें भर आईं। उसी पल वो बिलख बिलख कर रो पड़ा। दूसरी तरफ स्कूल की छुट्टी हो चुकी थी। प्रत्येक दिन की तरह क्युंग चुल विद्यार्थियों को बस में भरकर उन्हें घर छोड़ने निकल पड़ा। जैसे ही वो स्कूल से रवाना हुआ, पीछे से पुलिस स्कूल पहुंच गई। उन्होंने उसे फोन किया, लेकिन उसने फोन नहीं उठाया। दरअसल उसकी पसंद की एक विद्यार्थी की आंख लग गई थी। इसका फायदा उसने उठा लिया। वह उसे एक फार्म हाउस पर ले गया। उसके साथ जबरदस्ती शुरू कर दी, जैसा वो अपने हर शिकार के साथ करता था। वो लड़की से कहता है, मैं तुम्हें पसंद करता हूं और इसमें गलत क्या है? क्या तुम्हें चाहना कोई गुनाह है? न जाने सारी दुनिया की खूबसूरत लड़कियां मेरे खिलाफ क्यों होती हैं? मैंने कौन सा गुनाह किया है? इतने में किसी ने उसका नाम पुकारा तो वो चौंक गया। लड़की को छोड़ वो उसकी तरफ गया तो देखा कि सामने एक बंदा खड़ा था। उसे लगा वो कोई पुलिस वाला है और शायद क्युंग चुल की पोल खुल गई है, यानी अब उस ऑफिसर को मरना होगा। वो हथियार लेकर उस पर टूट पड़ा, लेकिन मामला उल्टा पड़ गया। किम ने उससे उसका हथियार छीन लिया और ऐसी धुलाई की कि उसकी नानी याद आ गई। भगा भगा कर मारा और पॉलीथिन से उसका गला घोंट दिया। इससे भी मन नहीं भरा तो उसका सर पत्थर पर दे मारा। क्युंग चुल बेहोश हो गया और तब किम ने उसे एक कैप्सूल खिला दिया। उसे उसी के बनाए हुए गड्ढे में छोड़कर वो वहां से निकल गया। कुछ देर बाद जब क्युंग चुल को होश आया तो वो पैसे देख हैरान रह गया। एक आदमी उसे आकर मारता है और पैसे देकर चला जाता है। ये बात उसे उस वक्त समझ नहीं आई। लड़की भी गायब थी। वो खतरे को भांपकर बस को वहीं छोड़ गया, क्योंकि बस के अंदर जीपीएस ट्रैकर लगा था। जैसे किम ने उसे ढूंढा, वैसे ही पुलिस भी ढूंढ सकती थी, लेकिन उसे कहां पता था कि उसके पेट के अंदर ही एक जीपीएस ट्रैकर है, जिसकी कमान किम के हाथ में है। खैर, आगे चलकर क्युंग चुल को एक टैक्सी मिल गई। वो बिना सोचे समझे उसमें बैठ गया। थोड़ी बहुत बातचीत के बाद उसको भांपते देर नहीं लगी कि टैक्सी वाले उसे मारकर लूटने वाले हैं, इसीलिए उसने पहले ही उन पर हमला कर दिया। इस बीच गाड़ी डिसबैलेंस होकर जा टकराई। क्युंग चुल बच गया। उसने उनका बैग चुरा लिया और दोनों को वहीं रोड किनारे ठिकाने लगाकर भाग गया। वहीं दूसरी तरफ किम उसकी हर हरकत पर नजर रख रहा था। इसके बाद क्युंग चुल एक सॉकर प्लेयर की जर्सी पहनकर एक क्लिनिक में दाखिल हुआ। उसने डॉक्टर को बताया कि खेलते समय उसे चोट लगी है। डॉक्टर उसकी बातों में आकर उसका इलाज भी कर देते हैं। देखा जाए तो उन दोनों टैक्सी वालों ने किसी सॉकर प्लेयर को लूटा था और क्युंग चुल ने उन दोनों को ही लूट लिया था। इतना ही नहीं, उसने डॉक्टर पर भी रौब झाड़ना शुरू कर दिया। क्लिनिक में जो नर्स थी उसे डराकर अपनी मनमानी चलाने लगा। बेचारी नर्स कांपते हुए उससे दूरी बनाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो किसी की बात सुनने के मूड में नहीं था। गुस्से में उसने क्लिनिक में तोड़ फोड़ मचा दी। उधर किम ठीक क्लिनिक के बाहर ही अपनी कार में बैठा था। जैसे ही उसने ईयरफोन लगाया, पूरा मामला समझ गया। क्युंग चुल की आवाज से साफ समझ आ रहा था कि वो डर फैलाकर अपनी मनमानी कर रहा है। तभी किम अंदर घुसा और सिलेंडर सीधे उसके सिर पर दे मारा। चुल समझ ही नहीं पाया कि ये आदमी आखिर कौन है जो साए की तरह उसके पीछे पड़ा हुआ है। दोनों के बीच जबरदस्त भिड़ंत छिड़ गई। इस बार भी किम ने उसे बुरी तरह पछाड़ दिया और लगातार तंज कसता रहा कि असली खेल तो अभी शुरू हुआ है। नर्स के सामने उसकी अच्छे से खातिरदारी कर उसे बाहर फेंकता है, लेकिन इतनी मार के बावजूद क्युंग चुल की अकड़ ज्यों की त्यों बनी हुई थी। वो जैसे तैसे रेंगते हुए टैक्सी में जा घुसा। कुछ देर बाद जब जान में जान आई तो अपने आप से बड़बड़ाते हुए बोला, देखते हैं आखिर हम दोनों में से कौन ज्यादा खतरनाक है। अगली बार तेरा वो हाल करूंगा कि जिंदगी भर याद रखेगा। उसकी सारी बातें किम सुन रहा था। खैर, आगे चलकर क्युंग चुल को लगा कि टैक्सी की वजह से किम उसे फिर से ट्रेस कर लेगा। इसीलिए उसने टैक्सी से उतरकर एक कार को हाथ देकर लिफ्ट मांगी। कार रुकी तो पता चला कि उनके साथ एक पूरी आर्मी बटालियन थी। उन्होंने बिना सोचे समझे उसे अंदर बैठा लिया। लिफ्ट लेकर क्युंग चुल अपने एक पुराने ठिकाने पर पहुंचा, एक ऐसे आदमी के घर जिसकी फितरत उससे भी कई गुना जहरीली थी। इंसानों को गायब करना उसके लिए रोजमर्रा की बात थी। उसका नाम था टेजू। वो डिनर पर क्युंग चुल को इनवाइट करता है और हंसते हुए कहता है, एक बार ये खास पकवान छक कर देख, फिर कोई दूसरा खाना अच्छा नहीं लगेगा। क्युंग चुल घूरते हुए मना कर देता है कि उसे इस पागलपन में कोई दिलचस्पी नहीं है। हैरानी की बात यह थी कि टेजू की पत्नी भी उस चीज को आराम से खा रही थी, जैसे ये उनके लिए बिल्कुल आम पकवान हो। खैर, बातों बातों में क्युंग चुल अपनी सारी बीती बातें उन्हें बता देता है। इस बीच उनके घर के बाहर किम भी आ पहुंचता है। टेजू कहता है कि जो आदमी तेरे पीछे पड़ा है वो हमारे ही टाइप का है।
उसे भी हमारी तरह ये सब करने में मजा आता है, इसलिए वो तेरे साथ खेल खेल रहा है। खाना खाने के बाद किम दिमाग दौड़ाया और तब उसे याद आया कि जो अंगूठी उस प्रेग्नेंट महिला के पास थी वही अंगूठी उसने किम के पास भी देखी थी। हो न हो किम उसी प्रेग्नेंट महिला का पति है। उधर तेजू सुबह के नाश्ते का इंतजाम करने में जुटा था। उसने पहले से ही एक लड़की को कैद कर रखा था। जैसे ही वो उसे ले गया, लड़की विनती करने लगी। इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, उसके पालतू कुत्ते भौंकने लगे। वो लड़की को छोड़कर उस तरफ गया तो देखा कि एक आदमी उसके सामने खड़ा था। तेजू को तुरंत समझ आ गया कि ये वही आदमी है जिसकी बात क्योंग चुल कर रहा था। पलक झपकते ही वो उस पर टूट पड़ा, लेकिन किम से निपटना आसान काम नहीं था। वो देश का एक सीक्रेट एजेंट था और हर दांव पेंच जानता था। चुटकियों में उसने तेजू को काबू कर लिया। अब वो उसे वही दर्द देने जा रहा था जो तेजू इस लड़की को देने वाला था। मगर इतने में क्योंग चुल ने शॉटगन से उस पर हमला कर दिया। किम किसी तरह बच निकला। क्योंग चुल ने तेजू को छुड़ा लिया। उधर किम उन पर काबू पाने के लिए घर में कुछ सामान तलाशता है। उसे कुछ काम की चीजें भी मिल जाती हैं, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, तेजू की पत्नी उस पर हमला कर देती है। किम उसे तुरंत धराशायी कर देता है। हालांकि उसी वक्त तेजू, जो अब आजाद हो चुका था, किम पर टूट पड़ा। दोनों के बीच फिर से जबरदस्त लड़ाई छिड़ गई। किम ने धोबी पछाड़ लगाया और चंद सेकंड में उसकी गर्माहट ठंडी कर दी। उनकी आवाज सुनकर क्योंग चुल भी वहां आ पहुंचा। किम ने रास्ते में नुकीले कील फेंक दिए और छिपकर इंतजार करने लगा। उसकी तरकीब काम कर गई। वो कील क्योंग चुल के पैरों में ढंस गए। फिर क्या था, किम ने उसे संभलने का मौका तक नहीं दिया। बंदूक छीनी और उसकी जमकर धुनाई कर दी। साथ ही रोते हुए पूछता रहा कि तुमने मेरी पत्नी के साथ ऐसा क्यों किया। खैर, अब ये बात पुलिस के सामने आ चुकी थी और ये भी पता चल गया था कि किम एक सीक्रेट एजेंट है। पुलिस कैप्टन उसके फादर इन लॉ से मिलकर उसे रोकने की गुजारिश करते हैं। कानून को हाथ में लेना और अपराधी के साथ खुद अपराधी बन जाना कहीं से भी ठीक नहीं था। किम की साली भी उसे बहुत समझाती है कि ये सब करके जू योन वापस नहीं आएगी। जिस अस्पताल में क्योंग चुल और तेजू का इलाज चल रहा था, वहीं किम भी अपना उपचार करवा रहा था। इसी बीच किम के दोस्त ने उस कैप्सूल की बात छेड़ दी जो क्योंग चुल को खिलाया गया था। उसने कहा कि अगर उसे दस्त हुआ तो कैप्सूल बाहर निकल जाएगा। ये सुनकर किम डर गया, कहीं क्योंग चुल सब कुछ सुन न ले। तभी उसका दोस्त बताता है कि डॉक्टर ने कहा है वो अगले 2 दिन तक बेहोश ही रहेगा। लेकिन डॉक्टर की बात झूठ साबित हुई। क्योंग चुल ने सब कुछ सुन लिया था। अगली बार जब क्योंग चुल की आंख खुली तो वो एक ब्रिज के नीचे पड़ा हुआ था। उसे बहुत खुशी हुई क्योंकि किम उसे पुलिस की गिरफ्त से छुड़ाकर यहाँ छोड़ गया था। वापस जाते वक्त वो किम से कहता है, तूने मुझे छोड़कर बहुत बड़ी गलती की है। मैं जानता हूं कि तू मुझे सुन रहा है, तो ध्यान से सुन। तेरी बीवी मरने से पहले प्रेग्नेंट थी, फिर भी मैंने उसकी एक नहीं सुनी। अब तेरी बारी है। इससे पहले कि वो किम की पहुंच से दूर निकल जाए, किम उसे पकड़ने के लिए निकल पड़ता है। उधर क्योंग चुल एक मेडिकल शॉप से दस्त की दवा लूटकर खा लेता है। कुछ देर बाद जब किम उस मेडिकल शॉप पहुंचा तो क्योंग चुल केमिस्ट को घायल कर वहां से जा चुका था। उसने पोटी करके कैप्सूल भी निकाल लिया था। तभी वहां एक टैक्सी ड्राइवर हल्का होने के लिए आया। किम ने उसे भी नहीं छोड़ा। वो टॉयलेट के दरवाजे के सामने खड़ा हो गया और जैसे ही दरवाजा खुला, अचानक उस आदमी पर हमला करके उसे बेहोश कर दिया। फिर उसे कैप्सूल खिलाया और उसकी टैक्सी लेकर वहां से फरार हो गया। किम परेशान हो उठा कि आखिर वो गया तो गया कहां। उधर क्योंग चुल ने खुद पुलिस को फोन करके कहा कि वो सरेंडर करने वाला है। इस बात से कैप्टन हक्का बक्का रह गया। उन्हें लगा शायद वो फिर कोई चाल चल रहा है, लेकिन एहतियात के तौर पर उन्होंने इस खबर को हल्के में नहीं लिया। अस्पताल से उनके बाहर निकलते ही किम सीधे वहां जा पहुंचा। वो तेजू से मिला ताकि उससे क्योंग चुल का सही ठिकाना निकलवा सके। तेजू ने गहरी सांस लेकर कहा, तुमने जिस आदमी से पंगा लिया है वो कोई आम इंसान नहीं, वो ऐसा शख्स है जो हमेशा 2 कदम आगे चलता है। अब तुम्हारी फैमिली भी खतरे में है। मैं तो उसके मुकाबले बहुत शरीफ हूं। वो अपने शिकार को खत्म करने से पहले उसकी जिंदगी को नर्क बना देता है। तुम्हारी बीवी के साथ भी उसने वही सब किया होगा जो वो बाकी लोगों के साथ करता है। किम ये सब सुनकर आपे से बाहर हो गया और गुस्से में उसने तेजू के मुंह पर जोरदार प्रहार कर दिया। वहीं अब तक किम के साथी ने क्योंग चुल के उस फोन को ट्रेस कर लिया था जिससे उसने पुलिस को कॉल किया था। उसने ये भी बताया कि क्योंग चुल सरेंडर करने से पहले कुछ बड़ा करने की बात कह रहा था। ये सुनते ही किम बिना देर किए उसी दिशा में निकल पड़ा। रास्ते में उसने अपने फादर इन लॉ को भी कॉल किया, लेकिन उन्होंने फोन नहीं उठाया क्योंकि उनके दरवाजे पर कोई आया हुआ था। घबराकर किम ने तुरंत कैप्टन ओ को कॉल किया
और सारी बात बता दी। उसने चेतावनी दी कि चीफ का पूरा परिवार खतरे में है। ये सुनते ही कैप्टन ओ गुस्से में उस पर फट पड़े और तुरंत एक पुलिस टीम को चीफ के घर रवाना कर दिया। दूसरी तरफ क्योंग चुल अपना काम पूरा कर चुका था। घर से निकलने ही वाला था कि उसकी नजर एक फोटो फ्रेम पर पड़ी। तस्वीर देखकर उसे साफ पता चल गया कि जू योन की एक और बहन भी है। वो चीफ से उनकी बेटी से जुड़ी जानकारी निकलवाने लगा। इसी दौरान दरवाजा खुला। वो घर आ गई थी। अंदर आते ही उसे माहौल अजीब लगा। उसने अपने पिता को आवाज लगाई, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। क्योंग चुल पहले से ही छिपकर घात लगाए बैठा था। मौका मिलते ही उसने उसे दबोच लिया और घर से गायब हो गया। कुछ देर बाद जब पुलिस पहुंची तो चीफ गंभीर हालत में मिले और बेबो कहीं नहीं थी। ये खबर सुनकर किम टूट गया। उसे बड़ी अफसोस हुआ। समझ नहीं पा रहा था कि बेबो को कैसे ढूंढा जाए। तभी कैप्टन के मोबाइल पर क्योंग चुल का कॉल आया। वो शांत आवाज में बोला, मैं सरेंडर करना चाहता हूं। कैप्टन तुरंत गरजे, पहले बेबो के बारे में बताओ, वो कहां है? क्योंग चुल बोला, ये जानकारी सिर्फ किम को दूंगा, फोन उसे दो। जैसे ही कॉल किम तक पहुंचा, क्योंग चुल की आवाज का असली जहर बाहर आया। उसने मजाकिये में कहा, तुम जिस जवाब की तलाश में हो वो अब खत्म हो चुका है। आखिर में जीत मेरी हुई। मैं अब खुद सरेंडर करने जा रहा हूं। तुम मुझे पकड़ने का मौका पहले ही गंवा चुके हो। वहीं किम हर गुजरते सेकंड के साथ उसके और करीब चलता जा रहा था। दूसरी ओर पुलिस फोर्स क्योंग चुल के बताए स्थान पर पहुंचकर उसके आने का इंतजार कर रही थी। कुछ ही देर बाद एक टैक्सी वहां आकर रुकी। क्योंग चुल उतरा और सड़क के बीचों बीच खड़े होकर दोनों हाथ उठाकर सरेंडर कर दिया। पुलिस उसे गिरफ्तार करने ही वाली थी कि अचानक कहीं से किम आ धमका। वो बिजली की गति से उस पर टूट पड़ा और पल भर में क्योंग चुल को अपने कब्जे में ले लिया। पुलिस वाले सन्न रह गए। उनके सामने सब कुछ हुआ, लेकिन उन्हें रोकने का कोई मौका ही नहीं मिला। किम उसे उसके ही ठिकाने पर ले गया। वहां पहुंचते ही क्योंग चुल को समझ आ गया कि अब खेल उसके हाथ में नहीं है और जिसके पीछे वो पड़ा था वो कोई आम आदमी नहीं, बल्कि उससे कई गुना ज्यादा धैर्य और समझ वाला इंसान है। कौन जीता और कौन हारा, ये बात पल भर में साफ हो गई। क्योंग चुल की सारी अकड़ उतर गई। वो घबराकर रहम की भीख मांगने लगा, लेकिन किम का इरादा उससे कहीं गहरा था। किम ने उसे जल्दी खत्म करने का नहीं सोचा। वो चाहता था कि क्योंग चुल को हर पल महसूस हो कि उसने दूसरों के साथ क्या किया था। इसके बाद कई दिनों तक किम उसे उसकी गलतियों के बोझ तले दबाकर रखता रहा, ताकि वो खुद समझ सके कि अपने किए की सजा यही भुगतानी पड़ती है। एक दिन क्योंग चुल की फैमिली उसकी तलाश करते करते उसके ठिकाने पर पहुंच गई। किम पहले से ही पूरी तैयारी करके वहां से निकल चुका था, एक कैप्सूल भी छोड़कर, ताकि सब कुछ सुनता रहे। जैसे ही क्योंग चुल ने अपने घर वालों की आवाज सुनी, उसके चेहरे पर हैरानी और डर दोनों उतर आए। उसके पिता ने दरवाजा खोला और उसी पल वो जाल सक्रिय हो गया जो किम ने पहले से सेट किया था। क्योंग चुल का अंत बिल्कुल उसी तरीके से हुआ जैसे उसने अपने शिकारों की जिंदगी खत्म की थी। तो दोस्तों, ये थी कहानी आई सॉ द डेविल मूवी की। उम्मीद है आपको ये फिल्म और इसका एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा।